आइए जी, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखिए जी, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बजट जो है ये ईयरली बनता है, showing item wise estimates of receipt and expenditure during a fiscal year। यानी गवर्नमेंट बजट में जो है ये जितने भी आइटम्स आते हैं वो क्या होते हैं, एस्टिमेट होते हैं, वो एक्चुअल हमारे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट बजट में जितने भी आइटम आते हैं वो एस्टिमेट होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। सर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि गवर्नमेंट को इस बार इतना पैसा मिलने वाला है, गवर्नमेंट का इस बार इतना पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं होता। बजट का मतलब ही होता है क्या, बजट का ऑलवेज मतलब होता है एस्टिमेट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, वो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो आइटम वाइज दिखाता है कितना गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला है और कितना पैसा गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। सर फिस्कल ईयर का मतलब क्या हो गया? सर फिस्कल ईयर का मतलब हो गया जो पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है बाबू, तो गवर्नमेंट बजट समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। गवर्नमेंट बजट एक एस्टीमेट होता है जो बताता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा रिसीव करने वाली है और इतना पैसा खर्च करने वाली है। ठीक है, अब देखिए जी, जो इंडिया में 3 टायर की गवर्नमेंट चलती है। 3 टायर मतलब समझाता हूँ, 3 पहिए नहीं। देखो जी, सबसे पहले एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाएगी और लोकल गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाएगी। सर हमें ये बताओ कि इस चैप्टर में किसकी बात की गई है? तो इस चैप्टर में जो भी हम बजट के बारे में बात करेंगे वो किसकी बात की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को आप एक और नाम से जान सकते हो, यूनियन बजट। किस नाम से? यूनियन बजट। तो ये देखो, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बट वी विल स्टडी ओनली द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको किस नाम से जानते हैं हम? यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। कोई डाउट? नहीं सर, इतना अच्छा पढ़ाते हो आपको कुछ डाउट ही नहीं आता है। थैंक यू। आगे देखो, अब देखो बाबू, बजट तो हमने पढ़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि सर बजट किस दिन कौन प्रेजेंट करेगा? तो देखो बाबू, पहला एक सवाल है कि बजट जो है इसे प्रेजेंट करते हैं हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है बताओ? वेरी गुड, निर्मला सीतारमन। बजट जो है ये प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ प्रेजेंट करेंगे? सर पार्लियामेंट में करेंगे। हमारे देश का बजट जो है ये प्रेजेंट करेगा कौन? सर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे बाबू? ये प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। अब सवाल ये उठता है कि सर किस दिन प्रेजेंट करेंगे? हमें पता चल गया कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, बट सर डेट तो बताओ। तो बताता हूँ, या तो इसे हम फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट करेंगे, या तो इसे हम
फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट करेंगे, या फिर उस दिन को प्रेजेंट करेंगे जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट बताएंगे। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है ये सर? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए दो डेट है, या तो जिस दिन प्रेसिडेंट उनको बताएगा, या फिर फेब के लास्ट वर्किंग डे को। या तो उस दिन जिस दिन प्रेसिडेंट उनको बताएगा, या फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को। तो यहां देखो, इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। मतलब ये बताया मैंने कि जब प्रेसिडेंट बताएगा पहला, और दूसरा क्या है, और इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। अच्छा सर, मतलब बजट को प्रेजेंट करने के 2 दिन दे रखे हैं। एक तो प्रेसिडेंट हमें बता दे कि हाँ फाइनेंस मिनिस्टर आप इस दिन बजट को पार्लियामेंट में पेश कर देना, या फिर अगर प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलता है तो हम किस दिन करेंगे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ठीक है बाबू, मतलब बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के 2 दिन दे रखे हैं, या तो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में, या फिर उस दिन जिस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट हमें बताएंगे। ठीक है बाबू, कोई डाउट? अच्छा बताओ, बजट को कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? वेरी गुड, बजट को जो प्रेजेंट करते हैं उनका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बजट की क्या ऑब्जेक्टिव है। आगे मैं चलता हूं आपको, ये खुद रीडिंग मार लेना ऑब्जेक्टिव क्या है बजट के। परेशान कर देता है मेरा लैपटॉप। अब आगे देखो, हाँ देखो, गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है, या तो है हमारे बजट रिसिप्ट, या है हमारे बजट एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है, या तो पैसा आएगा तो यानी बजट रिसिप्ट, या तो पैसा जाएगा यानी बजट एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है, या तो बजट रिसिप्ट, या तो बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रिसिप्ट के 2 टाइप होंगे। रिसिप्ट के 2 टाइप है, पहला टाइप का नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा टाइप का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर 2, रेवेन्यू रिसिप्ट या तो कैपिटल रिसिप्ट, और इसी तरह एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2, एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2। कौन कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, बहुत इजी है ये तो। हाँ देखो, जो बजट होंगे या तो ये रिसिप्ट होंगे, या तो ये एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में या तो ये रेवेन्यू होगा, और या तो ये कैपिटल होगा। जो एक्सपेंडिचर है इसमें भी या तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं, थैंक यू।
इसके बाद चलो अब हम पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट। तो अभी मैं तुरंत सिखा के आपको आ रहा हूँ। बजट रिसिप्ट के दो टाइप होंगे, या तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। बजट रिसिप्ट दो टाइप, या तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। अच्छा देखो, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में दो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पैसा टैक्स से आ रहा है या तो पैसा नॉन टैक्स से आ रहा है। अभी हम बात करेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट में तीन, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट्स। अभी हमको डिटेल में बात करनी है, पहले बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। तो बजट रिसिप्ट किसे कहते हैं? तो जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा फ्रॉम ऑल सोर्सेस, या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है और या तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। तो इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड receipts of government from all the sources in coming financial year। all the sources का मतलब क्या हो गया? दोनों, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अच्छा, और यहां पर एस्टिमेटेड मतलब ये एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है बाबू। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये दो आए होंगे, या तो टैक्स रेवेन्यू होगा और नॉन या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। पहले रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ते कहते किसे हैं ये देखो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहते किसे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए वो दो कंडीशन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। पहला कंडीशन है, इट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट ना होनी चाहिए। और दूसरा, इट नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। मतलब दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो उस रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो रिसिप्ट क्या है, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। पहला कि इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पहला क्या है? इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लोन लिया, तो बताओ इस लोन को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस लोन के कारण मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दूसरा, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, क्या इस इन्वेस्टमेंट के सेल को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इससे मेरे असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? इससे कोई असेट्स रिड्यूस नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। अगेन, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले कि ये कोई लायबिलिटी क्रिएट ना करना चाहिए, इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इससे कोई असेट्स रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उस रिसिप्ट को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलोगे। ठीक है। तो सर बुक से पढ़ाओ ना। पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, सब्र करो। बालक बालिका, बालक बालको बालका। देखो जी, मेरे पास स्पेस कम हो जाता है इसलिए मिटाना पड़ता है मुझे। मेरे पास बोर्ड नहीं ना है। देखो यहाँ पर, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, जो कोई लायबिलिटी क्रिएट ना करे। लायबिलिटी तो पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, और जो आपके कोई एसेट्स को रिड्यूस ना करे। किसके? और वो गवर्नमेंट के। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट उसे कहेंगे जो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी को क्रिएट ना करे और ना ही गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस करे।
ये रेगुलर होते हैं और रेकरिंग इन नेचर होते हैं। गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो पैसा मिलता ही मिलता है। गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैंने सिखाया था टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का होता है। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में दो दो टाइप के टैक्स आते हैं। एक तो आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आगे देखो अब टैक्स रेवेन्यू। It refers to sum of total of all receipts of the government which are collected in the form of taxes and other duties। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है? It refers to sum of total of all receipts of the government। जितना गवर्नमेंट को पैसा मिला है किस फॉर्म में, या तो टैक्स के फॉर्म में या फिर ड्यूटीज के फॉर्म में। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स जो रेवेन्यू है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो आप क्या लिखोगे? टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो टैक्स के दो टाइप होते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होता है टैक्स के टाइप के ऊपर। देखो अब टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट। हर पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, मेड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री। कौन पे करता है? किसी भी देश के नागरिक। टू द गवर्नमेंट, किसे पे करते हैं? गवर्नमेंट को। और इसका कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है उन्हें। ऐसे मान लो मैंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को 1 लाख और मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरे घर के बगल वाला पार्क बना दो गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जहां लगता है अच्छा वहां करती है वो। तो टैक्स का हमें बेनिफिट डायरेक्ट नहीं मिलता, हाँ इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है और हर सिटीजन टैक्स को पेमेंट के लिए लाइबल है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। भारत में दो तरह के टैक्स हैं। पहले का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो अब डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही पे करता है, जिस पे लगता है वही पे करता है। उसका बर्डन वो किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही पे करता है और उसका बर्डन वो दूसरे के साथ दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। देखो अब दे आर दोज टैक्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। या तो ये प्रॉपर्टी पे लगता है या किसी के इनकम पे लगता है या फिर कंपनी के इनकम पे लगता है और आर पेड डायरेक्टली टू देम। ठीक है, मतलब इसमें वो बोलोगे इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स। मतलब टैक्स किसके ऊपर लगा है और कौन पे कर रहा है, ये दोनों क्या होगा? सेम पर्सन। और ये ना प्रोग्रेसिव नेचर होता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा, अगर आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स कम लगेगा। तो इसे बोल सकते हो कि कैसे नेचर का है? प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स कम। इनकम टैक्स ये पर्सन के ऊपर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स ये कंपनी के ऊपर लगता है, वेल्थ टैक्स हट चुका है। ठीक है, पहले हुआ करता था ये वेल्थ टैक्स। सर आपने क्यों लिखा? बताने के लिए कि हट चुका है। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो अब इसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और लाइबिलिटी टू पे टैक्स,
ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के होता है, हाथ में होता है। जैसे मान लो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पड़ता है, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का मतलब होता है बर्डन ऑफ टैक्स। पे कौन करता है? कंज्यूमर पे करता है, कंज्यूमर से वसूला जाता है। लेकिन सरकार को कौन पे करता है? तो सरकार को पे करता है शॉपकीपर, सेलर। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है? सेलर पे करता है। और इसका पैसा किससे लिया जाता है, वसूला किससे जाता है? तो सर इसका पैसा हम कंज्यूमर से वसूलते हैं। और इसका जो नेचर है ये प्रोपोर्शनेट नेचर है। दे आर दोज टैक्स विच अफेक्ट्स द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब अगर कोई पूछता है कि क्या मैं डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकता हूं, तो सवाल है, जवाब है हाँ आप कर सकते हो। क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकता हूं? तो नहीं। अगर अंबानी जी, मैं मान लो एक लैपटॉप लिया और इस लैपटॉप पे 8% टैक्स है। कितना परसेंट टैक्स है? हालांकि लैपटॉप पे होता है हमारा 18%। लेट सपोज लैपटॉप पे हमारा 18% टैक्स है। तो ये अगर अंबानी जी भी खरीदेंगे लैपटॉप तो उन्हें भी 18% देना पड़ेगा। मेरे जैसा गरीब आदमी भी खरीदेगा तो उसे भी 18% देना पड़ेगा। मेरे जैसा गरीब आदमी देखो, वो भी 18% दे रहा है, अंबानी जी भी 18% दे रहे हैं। मतलब ये जो है इसमें भेदभाव नहीं होता है। मतलब ये कैसा नेचर का है? प्रोपोर्शनेट नेचर का है, सबको देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, ये कैसा नेचर है इसका? सर प्रोपोर्शनेट नेचर है। मतलब क्या है कि सर ये जो है, अगर हम किसी चीज को कंज्यूम करेंगे जिस चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है तो हमें ये पे करना पड़ेगा। हाँ जी, सही बोल रहे हो। और इसे पे कौन करता है? सर इसे पे करता है शॉपकीपर। लेकिन लगता किसके ऊपर है? लगता है कंज्यूमर के ऊपर। मतलब बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर और पे करता है इसे शॉपकीपर, गवर्नमेंट को। ठीक है वो। अब एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसे भी खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा बजट रिसिप्ट खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो देखो अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है उसे बोलेंगे हम क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इट रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, किसको छोड़ के? अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स। मतलब टैक्स रिसिप्ट को छोड़ के बाकी कोई भी पैसा अगर आपको रिसीव होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर एज फॉलोज। पहला है इंटरेस्ट अगेंस्ट द लोन गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। इसको समझाता हूं। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रहा है। तो बदले में, लोन के बदले में क्या लेगा? ये इंटरेस्ट लेगा। तो गवर्नमेंट के पास जो इंटरेस्ट आएगा, अब पूछना क्या इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? तो जवाब है नहीं। क्या इससे गवर्नमेंट के कोई असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं। तो एक ऐसा इनकम है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट से। और ये कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, गवर्नमेंट ने जो लोन प्रोवाइड कर रखा है उस लोन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा। वो जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स है। दूसरा, आपने बीएसएनएल कंपनी का नाम सुना होगा। बीएसएनएल कंपनी का नाम सुना होगा। ये किसकी कंपनी है? सर ये गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल कंपनी से प्रॉफिट कमाया, हालांकि प्रॉफिट कमाती नहीं है, लॉस में ही जाती है, बट प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जा रहा है डिविडेंड के रूप में। तो सवाल ये उठता है, क्या सर इस प्रॉफिट से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं सर। क्या गवर्नमेंट को कोई एसेट्स रिड्यूस हुए? नहीं सर। तो गवर्नमेंट के लिए कैसी इनकम है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू की इनकम है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? आप देखो कई कई जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन फी या लाइसेंस फी पे करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आप फायर ऑफिस से, अगर आपको स्कूल बना रहे हो तो आपको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपको कुछ फी पे करनी पड़ती है, या फिर कोई कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस फी देनी पड़ती है आपको। तो ये भी गवर्नमेंट की कैसी इनकम है सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है। ठीक है। अच्छा, अभी एक आया था चलान ट्रैफिक सिग्नल वाला। ठीक है, कि जो भाई जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा, उसको फाइन्स एंड पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फाइन्स एंड पेनल्टी से क्या गवर्नमेंट के कोई एसेट्स रिड्यूस होते हैं? नहीं। क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है? नहीं। तो इसे भी क्या बोलेंगे हम सर, इसे भी हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। अगला है एससीट्स। ये इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैंने मतलब मान लो पहली बार सुन रहे हो आप एससीट, उनके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिख सकते हो, एसिड के बारे में आया तो नहीं लिख सकते हो। एसिड का मतलब क्या हुआ? सपोज मैं मर गया, जीभ निकल गया, मर गया मैं, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, अंधा प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं कराई, और मेरा कोई वंशज भी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी कौन हथिया लेगा? गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट की इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? नहीं। क्या गवर्नमेंट को कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो ये गवर्नमेंट के लिए कैसा इनकम है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट पे कैसा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। एसिट, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और विल। मतलब जिसने अपना कोई ये वंशज नहीं क्रिएट किया कि हाँ ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे मैं ट्रांसफर करूँ। वो प्रॉपर्टी, वो मरने के बाद प्रॉपर्टी कौन हथियार लेता है? सरकार। और सरकार उसे, जो सरकार जो हथियाता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। अच्छा, गवर्नमेंट को गिफ्ट मिल गया और कोई ग्रांट मिला फॉरेन गवर्नमेंट से, अमेरिका गवर्नमेंट हमारे से खुश हो गया और हमने कोरोना की वैक्सीन बना दी थी, इसलिए उन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया। तो ये भी हमारे कैसी इनकम है सर? ये हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है। ठीक है। फॉरफीचर, फॉरफीचर तो अपने पढ़ रखा होगा शेयर चैप्टर में। फॉरफीचर का मतलब था जब्त करना। ठीक है। वो मनमानी कर रहा था, अभी परमिशन नहीं मिल रखा है स्कूल खोलने का, और वो क्या कर रखा है, स्कूल खोलकर बच्चों को बुला रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको, उसका जो स्कूल है जब्त कर लिया। तो ये कहाँ आ जाएगा? फॉरफीचर में। या फिर आपके ऊपर फाइन्स लग, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया था और वो फाइन पे नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन कॉम्प्लियंसेस ऑफ ऑर्डर एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई, पेनल्टी भी नहीं भर रहे हो तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्पेशल असेसमेंट। देखो अब स्पेशल असेसमेंट जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे घर के बगल में मेरा घर था, सुनसान एरिया में, और वहां पर प्लॉट का रेट, मतलब प्लॉट जो मिल रहा था वो 10,000 रुपया पर गज मिल रहा था। ठीक है। अचानक से वहां मेट्रो लग गई, मेट्रो, भाई ड्राइंग छोड़ दो, मेट्रो लग गई, और इसका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो हो गया 1 लाख रुपया पर गज। तो देखो कितना से बढ़ गया सर? 90,000 से बढ़ गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हाँ तुमने, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाई है, लाओ पैसा लाओ। तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्पेशल असेसमेंट। इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ऑनर्स, यानी हम पेमेंट करेंगे ऑफ दोज हुज वैल्यू हैज बीन, हुज वैल्यू हैज एप्रिसिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उस एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटी किया, उसके कारण उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो उसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? एससीट बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल रिसीट बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है। समझ में वीडियो आया तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। ठीक है। बाय बाय।